जम्मू कश्मीर में आतंकी अपनी नापाक साजिश को बढ़ावा देते हुए एक बार फिर घाटी में कश्मीरी पंडितों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम के तहत आतंकियों ने तहसीलदार के दफ्तर में अल्पसंख्यक समुदाय के एक कर्मचारी को गोलियों से भून दिया। कश्मीर पुलिस के अनुसार उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घटना मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में स्थित चदूरा के तहसीलदार कार्यालय में हुई। एक बार फिर हिंदुओं को डराने के लिए आतंकी बाज नहीं आ रहे हैं। बुधवार को आतंकियों ने बडगाम स्थित तहसीलदार कार्यालय में एक कर्मचारी पर गोलियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गोली लगने वाला शख्स अल्पसंख्यक समुदाय का बताया जा रहा है, जिसकी पहचान कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्य राहुल भट्ट के रूप में हुई है। कश्मीर पुलिस ने बताया कि कर्मचारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि 2 आतंकवादी इस जघन्य अपराध में शामिल हैं और उन्होंने राहुल भट्ट को मारने के लिए पिस्तौल का इस्तेमाल किया था। उनका मकसद कश्मीरी पंडितों को डराना था। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने मध्य कश्मीर के बडगाम के चदूरा में पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा युवा कश्मीरी हिंदू सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आतंकियों ने चदूरा के तहसीलदार कार्यालय में घुसकर आतंकी हमला किया था। झीलों की नगरी उदयपुर में कांग्रेस आज से 3 दिन तक चिंतन शिविर का आयोजन करेगी। 15 मई तक चलने वाले इस शिविर में पार्टी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। वहीं राहुल गांधी दिल्ली से ट्रेन के जरिए उदयपुर पहुंचे हैं। चिंतन शिविर में प्रियंका गांधी भी शिरकत करेंगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में कई मुद्दों पर मंथन होगा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस अपनी रणनीति पर फोकस करेगी। साथ ही ये बात भी सामने आ रही है कि नवंबर संकल्प चिंतन शिविर में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की मांग रख सकते हैं। सीएम गहलोत ने उठाई मांग। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज तक से विशेष बातचीत में कहा कि राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने की लंबे समय से मांग हो रही है। हर वर्ग का नेता, कार्यकर्ता, कांग्रेस की हर कमेटी के लोग भी यही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बन जाना चाहिए। पीएल पूनिया ने दिया ये तर्क। छत्तीसगढ़ के एआईसीसी प्रभारी पीएल पूनिया ने कहा कि 100% कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी पार्टी की कमान संभालें। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने तो उन्होंने शानदार काम किया, पार्टी को 3 राज्यों में जीत दिलाई। साथ ही कहा कि 2024 में सत्ता में वापसी करनी है तो राहुल गांधी का पार्टी की कमान संभालना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम चिंतन शिविर में ये मांग जरूर उठाएंगे, साथ ही कई विषयों पर बात की जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने कहा कि हर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बार बार यही मांग करते हैं कि राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनना चाहिए। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में रानिल विक्रमसिंघे के शपथ लेने के बाद भारतीय उच्चायोग ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुसार गठित नई श्रीलंकाई सरकार के साथ काम करने को लेकर आशान्वित है तथा द्वीप राष्ट्र के लोगों के लिए नई दिल्ली की प्रतिबद्धता जारी रहेगी। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने बुधवार को बंद कमरे में हुई चर्चा के बाद यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) के 73 वर्षीय नेता को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। विक्रमसिंघे 4 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्हें अक्टूबर 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था। हालांकि 2 महीने बाद सिरिसेना ने उन्हें फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। भारतीय उच्चायोग ने एक ट्वीट में कहा, श्रीलंका के लोगों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता जारी रहेगी। इसने कहा, भारतीय उच्चायोग राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद करता है और वे श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय रानिल विक्रमसिंघे के शपथ ग्रहण के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुसार गठित श्रीलंका सरकार के साथ काम करने को लेकर आशान्वित है। महिंदा राजपक्षे के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद श्रीलंका की स्थिति पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में भारत ने मंगलवार को कहा था कि वह द्वीपीय राष्ट्र के लोकतंत्र, स्थिरता और आर्थिक सुधार का पूरी तरह से समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा,
पड़ोसी प्रथम की हमारी नीति के मद्देनजर भारत ने श्रीलंका के लोगों को उनकी मौजूदा कठिनाइयों को दूर करने में मदद करने के लिए अकेले इस वर्ष 3.5 अरब डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है। इसके अलावा भारत के लोगों ने भोजन और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी को कम करने के लिए सहायता प्रदान की है। वर्ष 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से श्रीलंका अब तक के सर्वाधिक भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में आज सुबह से पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। इनमें में उत्तर की सिविल लाइंस, बड़ा हिंदूराव, कमला नगर समेत कई इलाके शामिल हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आज सुबह से ही पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। इसकी जानकारी दिल्ली जल बोर्ड ने दी है। डीजीबी के मुताबिक वजीराबाद वाटर वर्क्स में यमुना के तालाब के स्तर को सामान्य बनाए रखने के लिए पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। सामान्य से कम है जल स्तर। दरअसल अभी वजीराबाद में यमुना का जल स्तर 671.80 फीट है, जो कि सामान्य जल स्तर 674.50 फीट से भी कम है। इसके अलावा हरियाणा की ओर से भी कम पानी छोड़ा जा रहा है। इसको देखते हुए पानी के उत्पादन में कमी आई है, जिसकी वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। हरियाणा की ओर से नहीं हो रही सप्लाई बताया जा रहा है कि हरियाणा की ओर से दिल्ली के लिए कम पानी छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से वजीराबाद, चंद्रवाल और ओखला में जल उपचार संयंत्रों से पानी का उत्पादन प्रभावित हुआ है। इन इलाकों में प्रभावित होगी सप्लाई। दिल्ली में जल सप्लाई में प्रभावित होने वाले इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में उत्तर की सिविल लाइंस, बड़ा हिंदूराव, कमला नगर शामिल हैं। इसके अलावा दक्षिण कालकाजी, गोविंदपुरी, दिल्ली कैंट और दक्षिणी दिल्ली के अन्य इलाके भी शामिल हैं। इमरजेंसी के लिए वाटर टैंकर लगाए गए। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से इमरजेंसी में वाटर टैंकर के नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि लोगों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। दिए गए इन नंबरों पर कॉल करके सरकारी वाटर टैंकर को बुलाया जा सकता है। सरकार की ओर से अलग अलग इलाकों में अलग अलग टैंकर लगाए गए हैं। दिल्ली कई इलाकों में पानी की किल्लत। जल बोर्ड ने बताया कब तक बहाल होगी सप्लाई। दिल्ली में जल संकट के बीच एमपी का आरोप। आज की पॉजिटिव खबर। ड्रैगन फ्रूट की खेती से श्रीनिवास की कमाई 1.5 करोड़ तो जसवंत कमा रहे 8 लाख। आप भी जानिए पूरा प्रोसेस। 3 घंटे पहले लेखक इंद्रभूषण मिश्र। ड्रैगन फ्रूट की खेती यानी कम लागत में ज्यादा कमाई। अभी सीजन भी है। मई जून महीने में इसकी प्लांटिंग की जाती है और साल भर बाद यानी कमोबेश इसी सीजन में प्रोडक्शन भी होने लगता है। पिछले कुछ सालों में इसकी डिमांड बढ़ी है, खासकर कोरोना के बाद इसका इस्तेमाल इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में किया जा रहा है। आज की पॉजिटिव खबर में हम आपको ऐसे ही 2 किरदारों के बारे में बता रहे हैं जो ड्रैगन फ्रूट की खेती से बम्पर कमाई कर रहे हैं। एक पेशे से डॉक्टर, खेती का जुनून ऐसा कि वियतनाम में किसान के घर रहकर ड्रैगन फ्रूट उगाना सीखा। हैदराबाद के रहने वाले श्रीनिवास राव माधवराम पेशे से एक डॉक्टर हैं। हर दिन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक मरीजों का इलाज करते हैं। इसके बाद वे निकल पड़ते हैं अपने खेतों की तरफ। पिछले 5 साल से वे ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। उन्होंने 12 एकड़ जमीन पर ड्रैगन फ्रूट लगाया है। इससे सालाना 1.5 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। श्रीनिवास कहते हैं कि पहली बार ड्रैगन फ्रूट साल 2016 में देखा। उनके भाई एक पारिवारिक आयोजन के लिए ड्रैगन फ्रूट लेकर आए थे। मुझे यह फ्रूट पसंद आया। फिर मैंने इसको लेकर रिसर्च करना शुरू किया कि यह कहाँ बिकता है, कहाँ से इसे इंपोर्ट किया जाता है और इसकी फार्मिंग कैसे होती है। रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि इसकी सैकड़ों प्रजातियां होती हैं, लेकिन भारत में कम ही किसान इसकी खेती करते हैं। हैदराबाद के रहने वाले श्रीनिवास राव माधवराम पेशे से एक डॉक्टर हैं। वे पैशन के रूप में ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं। हैदराबाद के रहने वाले श्रीनिवास राव माधवराम पेशे से एक डॉक्टर हैं। वे पैशन के रूप में ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं। पहली बार नहीं मिली कामयाबी। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के एक किसान से 1000 ड्रैगन फ्रूट के पौधे खरीदे, लेकिन उनमें से ज्यादातर खराब हो गए। वजह यह रही कि वो प्लांट इंडिया के क्लाइमेट में नहीं उगाए जा सकते थे। 70 से 80 हजार रुपए का नुकसान हुआ। इसके बाद श्रीनिवास ने गुजरात, कोलकाता सहित कई शहरों का दौरा किया। वहां की नर्सरियों में गए, हॉर्टिकल्चर से जुड़े लोगों से मिले, एक सपज से ली। तब उन्हें पता चला कि वियतनाम में इसकी बड़े लेवल पर खेती की जाती है।
फिर क्या था, वे वियतनाम के लिए निकल गए। श्रीनिवास बताते हैं कि सबसे पहले मैं वहां की एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में गया, करीब 7 दिन तक रहा और वहां के प्रोफेसर से ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानकारी ली। इसके बाद मैं एक किसान के घर गया जो ड्रैगन फ्रूट की खेती करता था। उससे पूरी प्रक्रिया सिखाने की बात 21,000 रुपए में तय हुई। मैं रोज उसके साथ खेतों पर जाता था और उससे ट्रेनिंग लेता था। वहां मैं एक हफ्ते